हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी को मेरे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम में स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस यानी कि उपकल्पना। आज हम लोग जो उपकल्पना होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज जब सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च होता है तो सोशल रिसर्च का जो पहला पड़ाव होता है वो होता है जो सोशल प्रॉब्लम है उसका फॉर्मुलेशन करना। फॉर्मुलेशन यानी कि सूत्रीकरण करना किसी समस्या का। उसके बाद का जो सेकंड आपका स्टेप होता है वो आता है उपकल्पना का यानी कि हाइपोथेसिस का। तो हाइपोथेसिस के निर्माण के बिना हम सामाजिक जो अनुसंधान है उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये उपकल्पना क्या होती है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज का टॉपिक पूरी तरह से शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। उपकल्पना यानी कि उपकल्पना जो कि सामाजिक जो अनुसंधान होता है उसका द्वितीय चरण कहलाता है। उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस का निर्माण करना। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस अध्ययन से संबंधित किसी अनुमानित निष्कर्ष की रचना कर ली जाती है और उसी आधार को मानकर उसके जो एकत्रित की जाती है उसी के आधार मानकर तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो संक्षेप में इसको हम कह सकते हैं परिकल्पना, उपकल्पना, प्रकल्पना, है ना। कई नामों से, हिंदी में कई नामों से इसे संबोधित करते हैं, मगर इंग्लिश में इसको हाइपोथेसिस ही बोला जाता है। तो आप अगर हिंदी पढ़ रहे हैं या हिंदी में क्वेश्चन आते हैं तो इन सारे जो चीज़ है जितने भी प्रकार बताए गए हैं हाइपोथेसिस की, आप उसको समझ लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो एग्ज़ाम में आपको आता हुआ हो और वो छूट जाए। तो जो आपका ये उपकल्पना होती है, उपकल्पना वास्तव में क्या होती है? जो आप सोशल रिसर्च लेते हैं, जो प्रॉब्लम आप क्रिएट किए हैं या सूत्रीकरण किए हैं, जिस प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उस समस्या के जो फॉर्मुलेशन आपने किया है उससे संबंधित निष्कर्ष, जो ऐसे निष्कर्ष जो कि अभी वैज्ञानिक अनुसंधान पर कसौटी पे खरे नहीं उतरे हैं, बल्कि उनकी अभी जांच करना, परीक्षण करना बाकी रह गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम किसी बाल अपराधी का जो है करते हैं, समस्या लेते हैं कि जो बाल अपराधी होते हैं ये अपराध करते हैं। इस पर हम कोई एक सोशल प्रॉब्लम ले लिए हैं और उसके बाद हम इसका जो हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं तो उसके कई हम चरण बताते हैं, यानी कि निष्कर्ष निकालते हैं कि हो सकता है कि उसका सामाजिक जो पर्यावरण है वो दूषित हो, बच्चा अशिक्षित हो या ऐसी भावनात्मक स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हों जिसमें बच्चे ने ऐसा काम कर दिया हो। तो इस तरह की जो क्या है हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या निष्कर्ष सही है या नहीं सही है, ये तो क्या पता चलेगा जब हम वैज्ञानिक अनुसंधान करके जो तथ्य हैं उससे संबंधित तथ्यों को प्राप्त करेंगे और उन तथ्यों को जब हम संबंधित करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो बातें हैं वास्तव में सही हैं या नहीं सही हैं। इसीलिए जो उपकल्पना होती है, कहा जाता है कि ये दो तथ्यों को संबंधित करती है। दो तथ्यों को इतनी कि जो आपने निष्कर्ष निकाला है और जो आपका निष्कर्ष होना बाकी है, उन दोनों तथ्यों को संबंधित करके ही इसका परिणाम क्या होगा ये निकाला जाता है। तो उपकल्पना आप कह सकते हैं कि आप उपकल्पना को और भी तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि उपकल्पना क्या होती है, एक प्रकार की कल्पना होती है जिसे परीक्षण करना ही बाकी है, यानी कि परीक्षा में अभी ये खरा नहीं उतरा है, तार्किक रूप से अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि जो आपने निष्कर्ष निकाला है उस निष्कर्ष का जो संभावित चीज़ें हैं वो वास्तव में है या नहीं। आप जो हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, उपकल्पना का जो निर्माण कर रहे हैं वो भी हवा में नहीं करते हैं, है ना। हवा में नहीं करेंगे कोई भी हाइपोथेसिस का निर्माण। जब आप किसी प्रॉब्लम्स होती है, सोशल प्रॉब्लम होती है, जब आप उसका
फॉर्मुलेशन करते हैं तो उससे संबंधित जो साहित्य होते हैं, उससे रिलेटेड जो साहित्य होते हैं, हो सकता है वो डायरेक्टली रिलेटेड ना करे, आपके जो सोशल प्रॉब्लम है उसको डायरेक्टली रिलेटेड ना करे, लेकिन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो उससे तथ्य होंगे वो कहीं ना कहीं आपके जो चीज़ें होंगी, जो आपके प्रॉब्लम आपने जो लिया है उससे कहीं न कहीं से आपको कुछ दिशा निर्देश प्रदान करेंगी। अनुभव आप कह लीजिए एक्सपीरियंस आपको प्रदान करेंगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर जो उपकल्पना होती है उसका निर्माण कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्राप्त निष्कर्ष हैं परीक्षण द्वारा बाकी हैं, लेकिन ये आपने हवा में नहीं बनाए हैं, बल्कि ये कुछ अनुभव, वो अनुभव कहाँ से लिए आपने? अनुभव लिए हैं सॉरी, वो अनुभव कहाँ से आए हैं? जो आपने संबंधित साहित्य का अध्ययन किया है, वहाँ से अनुभव आए हैं आपको, आपने वहाँ पढ़ के समझा है, तभी आपने जो कल्पना है या आप कह लीजिए निष्कर्ष है उसका आपने निर्माण किया है। तो संक्षेप में अगर हम बात ये कहें कि जो उपकल्पना होती है, परिकल्पना होती है, वो जो संबंधित साहित्य है उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर बनाए गए निष्कर्ष होते हैं, जिसकी परीक्षा करना अभी बाकी है और अभी उससे संबंधित अभी हमने परीक्षा नहीं की है, इसे अभी हमें रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हाइपोथेसिस, यानी कि ऐसी कल्पना जो कि अभी प्रमाणित होना बाकी है। इसके बारे में लुनबर्ग ने कहा है कि जो उपकल्पना होती है वो एक काम चलाऊ है, जिसकी सत्यता की परीक्षा करना भी बाकी है। अपने बिल्कुल प्रारंभिक स्तरों पर उपकल्पना एक अनुमान, कल्पनात्मक विचार, पूर्वानुमान आदि कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बता रहे, जो भी मैंने बताया है वही ये भी लुनबर्ग भी ये संबोधित कर रहे हैं। गूडी तथा हॉट ने कहा कि उपकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सहायता से सिद्ध करने के लिए परीक्षा की जा सकती है। यानी कि जो आप ले रहे हैं, जो आपने हाइपोथेसिस लिया है या आपने जो प्रॉब्लम्स ली है, उसको सही सिद्ध करने के लिए काम चलाओ पूर्वानुमान है, उसको भी सिद्ध करना बाकी है कि आपने जो निष्कर्ष लिया है वास्तव में वो सही है या नहीं है। पीवी यंग कहते हैं कि ये एक अस्थायी लेकिन केंद्रीय महत्व विचार जो कि उपयोगी अनुसंधान का आधार बन सकती है, उसे हम एक कार्यकाली जो उपकल्पना है वो कह सकते हैं। इस प्रकार जो उपकल्पना होती है वो आप ये कह सकते हैं कि ये जो दो चरों, ये एक अस्थायी उपकल्पना है। अस्थायी क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर वो सिद्ध नहीं हुई तो जो आपका निष्कर्ष है वो सही सिद्ध नहीं होता है ना। मान लीजिए आपने कोई ऐसा अपने जो हाइपोथेसिस है, ऐसा हाइपोथेसिस आपने बनाया और उसके बाद जब आपने उसे संबंधित रिलेट करके जो आपने तथ्य प्राप्त किए, तो वो क्या कर रहा है, जो हाइपोथेसिस आपने बनाया था उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसको सही साबित नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? तो अस्थायी होगी ना, वो स्थायी नहीं है ना। तो इन्होंने कहा कि अस्थायी है उपकल्पना, क्योंकि अभी इसकी सत्यता की परीक्षा करना बाकी है। घटनाओं से संबंधित संबंधों के बारे में केवल ऐसे विचार को ही उपकल्पना की श्रेणी में रखा जाता है जिसकी प्रामाणिकता की जांच वैज्ञानिक तरीकों से संभव हो, यानी कि तर्क के आधार पर हो। आप हवा में कोई बात नहीं कह देंगे, ऐसे तथ्य आपको ऐसे तथ्यों द्वारा चीज़ें करनी चाहिए जिसको आप प्रमाणिक, आप उसके लिए सबूत दे सकें कि हाँ हमने किया है ना। ऐसे हवा में नहीं कह देंगे जादू हो गया है, घटना हो गई है, या कोई ऐसी आदर्श शक्ति थी इसने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसकी एक नींव होना बहुत ज़रूरी है, उसका उपकल्पना का एक जो फाउंडेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है। सभी प्रकार के अनुमानित कथनों को उपकल्पना नहीं कहा जा सकता। यानी कितने प्रकार के अनुमानित उपकल्पना होते हैं, जैसे ईश्वर है ना, आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये क्या है? ये कथन है, समाज में कथन प्रचलित हैं, लेकिन इनको सिद्ध करना काफ़ी कठिन है, या हम कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है ना। आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी कथन हैं, आप उन सभी कथनों को
उपकल्पना नहीं कहेंगे। उपकल्पना केवल उन्हीं कथनों को कहा जा सकता है जिसके बारे में आप जो माध्यम है, जो भी आपकी प्रविधियां हैं, उनसे रिलेट करके आप उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकें। तो ऐसे जितने भी चीज़ें हैं आप उनको प्रमाणिक सिद्ध कर सकें, इन सबको उपकल्पना कहा जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी जो उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। इसके बारे में हाइपोथेसिस में जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होनी चाहिए। जो आप हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, सबसे पहले हाइपोथेसिस में स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि वो स्पष्ट होनी चाहिए, सुपरिभाषित होनी चाहिए, ताकि उसका कोई अलग से अनुमान ना लगा सके, यानी उसको एक अर्थ को कई अर्थों में न दिया जा सके, ऐसी परिभाषा उसको परिभाषित रूप से करना चाहिए। अनुभव सिद्ध होना चाहिए, यानी कि आप कोई हवा बात नहीं करेंगे, उससे संबंधित जितने रिलेटेड आपके जो साहित्य हैं उनका अध्ययन करने के बाद ही आप हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। विशिष्टता होनी चाहिए, यानी कि कोई भी जो आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो अपने आप में विशिष्ट होनी चाहिए, ताकि आप उसका परीक्षण कर सकें। जब आप सामान्यता कर देंगे तो उसमें कोई एक नयापन नहीं आएगा। आप उसमें नयापन लाने के कोई विशिष्ट हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे जिसकी परीक्षण किया जा सके। इसके अलावा उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध होने चाहिए। अनेक प्रविधियां उपलब्ध होती हैं हाइपोथेसिस को सिद्ध करने के लिए, तो आप किस प्रविधि को लेते हैं, ये आपकी जो नेचर है, आपका जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम का नेचर है उससे संबंधित करके आप प्रविधियों का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सिद्धांतों से संबंधित होनी चाहिए, यानी कि जो आपने पहले जो सिद्धांत बनाए हैं उन सिद्धांतों को रिलेट करके ही आप क्या करेंगे, हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे, ताकि जो भी पूरी जो स्थापित सिद्धांत हैं उनमें क्रमबद्धता स्थापित हो सके। ऐसे अगर आप करेंगे तो वो जो हाइपोथेसिस है वो हो सकता है गलत सिद्ध हो जाए और आपको फिर से आपको रिसर्च करने की ज़रूरत पड़े। तो आप ऐसे हाइपोथेसिस को लीजिए जिससे संबंधित जो उपकल्पना है, पहले सिद्धांत का निर्माण हो चुका है, आप उस सिद्धांतों को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही उस उपकल्पना का निर्माण करिए। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। कल हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथेसिस के प्रकार क्या होते हैं। तो आज की क्लास बस इतनी ही, लेकिन जाने से पहले, क्लास ख़त्म करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरी क्लास सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि हमें भी प्रेरणा मिल सके कि हम अच्छी से अच्छी आपको क्लास दे सकें। थैंक यू वेरी मच।